Assalamu alaikum dear students, you are welcome back. Today we are going to discuss the topic transport in the city. तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया लंदन सिटी के बारे में जो कि एक मानी जानी सिटी थी दुनिया में 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में और बल्कि ये इम्पीरियल सेंटर भी था या हम यूँ कहेंगे कैपिटल सिटी थी ब्रिटेन की। तो इसके अलावा इट वाज अ मैग्नेट विच अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल अक्रॉस द ब्रिटेन और वी कैन से अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि ऐसा कोई भी पर्सन जिसको जॉब नहीं मिलता था कहीं पे वो लंदन में अपना जो गुज़र बसर है वो हासिल कर सकता था। यानी लंदन हर उस इंसान के लिए था जिसको कहीं पे काम नहीं मिलता 18th सेंचुरी तक। लेकिन 18th सेंचुरी के बाद यहाँ पे काफ़ी चेंज देखने को मिली। एक चेंज थी एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन काफ़ी एक्सपेंड हो गई माइग्रेशंस की वजह से। दूसरी प्रॉब्लम थी एक्सपेंशन ऑफ द सिटी, सिटी काफ़ी एक्सपेंड हो गई। अब ये उतनी छोटी सिटी नहीं रही जितनी कि पहले थी 18th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया इसका एरिया। जैसे जैसे एक्सपेंड हो गया एरिया, क्राइम रेट भी बढ़ गई। क्राइम रेट होने की वजह से जो हालत जो कि पुलिस थे या हायर अथॉरिटीज़ थे या इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे या पॉलिटिशियंस थे, उनको काफ़ी डर लगा कि शायद फ्यूचर में हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगी। इसके अलावा यहाँ पे अब गरीब लोगों की तादाद ज़्यादा हो गई, यानी पॉपुलेशन एक्सपेंड होने की वजह से जो गरीब लोग थे वो ज़्यादा यहाँ पे आने लगे। इस रीज़न से, इस गरज से कि हमें कोई जॉब मिलेगा। तो जैसे जैसे लंदन की पॉपुलेशन एक्सपेंड होती गई तो तीन चीज़ें काफ़ी क्लियर नज़र आने लगी। एक, हेल्थ एंड सैनिटेशन सिस्टम वो बिगड़ने लगा। दूसरा, क्राइम रेट भी बढ़ गई। तीसरा, डर लगने लगा कि ये रिवोल्ट करेंगे लोग जो यहाँ पे रहते हैं। चौथा, आग लगने के चांसेस ज़्यादा थे। तो इन वजह से कुछ स्टेप्स उठाए गए लंदन को फिर से रिशेप करने के लिए। तो बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं वो लगाए गए, गार्डन्स बनाए गए और इस वजह से जो वहाँ का पोल्यूशन सिस्टम था वो थोड़ा कंट्रोल में आ गया। लेकिन फिर भी पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ती रही। तो इस पॉपुलेशन प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक और स्टेप उठाया गया जिसको हम बोलते हैं फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्या होगा? अगर फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो सिटी को पेरिफेरीज या रूरल एरियाज़ के साथ कनेक्ट करेगी तो आसानी से लोग उन एरियाज़ में चले जाएंगे रहने के लिए, फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने जाने में। तो इस सोच से जो फास्टेस्ट नेटवर्क उस टाइम था वो रेलवे था, तो रेलवे लाइन्स इस्टेब्लिश की गई। लेकिन सबसे पहले जो रेलवे लाइन्स इस्टेब्लिश की गई वो अंडरग्राउंड की गई, यानी ज़मीन के अंदर। तो पहली जो अंडरग्राउंड रेलवे लाइन लंदन में इस्टेब्लिश की गई थी वो की गई 10th जनवरी 1863। तो ये रेलवे लाइन थी बिटवीन पैडिंगटन एंड फेरिंगटन स्ट्रीट इन लंदन। तो उस दिन, जिस दिन ये स्टार्ट हो गई ये सर्विस, करीबन 10,000 पैसेंजर्स ने सफ़र किया। तो पहले पहले तो सब ने अप्रिशिएट किया और इस तरह से जो रेलवे नेटवर्क था वो काफ़ी एक्सपेंड हो गया इतना कि 1880 में करीबन 40 मिलियन पैसेंजर्स एक साल में ट्रैवल करते थे अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क से। लेकिन बाद में इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी नज़र आने लगे। तो क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे वो जानने के लिए एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक पैसेंजर दे रहा था उस टाइम पे, जिसने ट्रैवल किया था इस अंडरग्राउंड रेलवे लाइन के थ्रू, रेलवे नेटवर्क के थ्रू। तो वो कहता है, द कंपार्टमेंट इन विच आई सेट was filled with passengers who were smoking pipes. The atmosphere was a mixture of sulfur, coal dust, and foul fumes from the gas lamps above, so that by the time we reached Moorgate, I was near dead of asphyxiation and heat. I should think these underground railways must soon be discontinued, for they are menace to health. मतलब जब ये ट्रेन में सफ़र करते थे तो कुछ लोग वहाँ स्मोक करते थे। जो उस टाइम पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम नहीं था ट्रेन्स में, तो लैंप्स जलाए जाते थे, कैरोसिन लैंप्स जलाए जाते थे, उसमें से धुआं निकलता था, वो भी था। जो फॉल्स, चूँकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी इस वजह से ज़्यादा लोग ट्रैवल करते थे, तो नतीजा क्या होता था, बहुत ज़्यादा लोगों की वजह से
जो फॉल्स स्मेल आती थी या हम कहेंगे सफोकेशन होती थी, उस वजह से ये पैसेंजर कहता है कि मैं लगभग मरने वाला था, मैं चाहता था कि ये सिस्टम ही बंद हो जाए। तो यहाँ पे एस्फाइजिएशन इसका मतलब होता है सफोकेशन। तो सफोकेशन की वजह से ये मरने वाला था। यानी क्या हालत थी, ये हमें बता रहा है कि जो अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क अर्लियर था उसकी क्या हालत थी, उसकी वजह से क्या हो रहा था उस टाइम पे। तो रेलवे नेटवर्क तो एस्टैब्लिश किया गया, तो बहुत सारे लोग ये सोचने लगे ये आयरन मॉन्स्टर्स आयरन मॉन्स्टर्स ये रेलवेज़ को कहा जाता था, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी थी स्ट्रक्चर में और आयरन की बनी थी। सो दीज वर कॉल्ड एज आयरन मॉन्स्टर्स। तो ये आयरन मॉन्स्टर्स जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारी हेल्थ को बिगाड़ रहे हैं क्योंकि धुआं भी काफ़ी निकल रहा है। तो उस टाइम का एक राइटर चार्ल्स डिकिंस, उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था डॉम्बे एंड सन। 1848 में उसने ये लिखी थी। तो वो क्या कहता है, हाउसेस वर नॉक्ड डाउन, स्ट्रीट्स ब्रोकन थ्रू एंड स्टॉप्ड, deep pits and trenches dug in the ground, enormous heaps of earth and clay thrown up. There were 100,000 shapes and substances of incompleteness, widely mingled out their places upside down, burrowing in the earth. यानी वो कहता है कि इन रेलवे नेटवर्क्स को, अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क्स को बनाने के लिए बहुत से घरों को तबाह किया गया, बहुत सी मिट्टी ज़मीन से निकाली गई। तो इस तरह से लग रहा था कि सिटी में कुछ खास नहीं है, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। खड्डे क्यों हैं? क्योंकि अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क एस्टैब्लिश करते वक्त ज़मीन के अंदर खोदा गया और सारी जो मिट्टी थी वो बाहर निकाली गई। बल्कि ये भी कहा गया कि 2 माइल्स का रेलवे ट्रैक बनाने के लिए करीबन करीबन 900 हाउसेस को डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी था। मतलब एक रेलवे लाइन जो 2 माइल्स की बनानी है उसके लिए करीबन 900 घरों को तबाह किया जाता था। तो वैसली ये घर किसी अमीर के तो थे नहीं, दिस वर द हाउसेज ऑफ पुअर पीपल। तो जो लंदन ट्यूब रेलवे था, यानी जिसने रेलवे नेटवर्क इस्टेब्लिश किया, वो कहते हैं सबसे ज़्यादा जिनको डिस्प्लेस किया गया, यानी जगह बदलने के लिए मजबूर किया गया, जिनके घर तबाह किए गए, वो गरीब लोग थे। और ये सब ज़्यादातर हुआ 2 वर्ल्ड वार्स के बीच में, यानी 1914 से लेकर 1945 के बीच में ज़्यादातर रेलवे नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया। और नतीजा क्या हुआ, ज़्यादातर जो लोग थे वो गरीब थे जिन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस किया, जिनके घर तबाह किए गए, जिनके जो झोंपड़पट्टियाँ थी वो बर्बाद हो गई, जिनके स्लम्स थे वो बर्बाद हो गए। तो ये नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से लंदन में हो गया। जहाँ एक तरफ ये अंडरग्राउंड रेलवेज़ की वजह से गरीबों के घर तोड़े गए, गरीबों की लाइफ डिस्टर्ब हो गई, वहीं दूसरी तरफ से इसका एक अच्छा फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि लोग अब सिटीज़ से ज़्यादा सिटीज़ के बाहर रहने लगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अच्छा खासा था, आना जाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। तो इसलिए वो प्रेफर करते थे सिटीज़ के बाहर रहना। तो जैसे जैसे वो सिटीज़ के बाहर चले गए, वैसे वैसे लंदन सिटी की पॉपुलेशन कम होती गई। और यही ट्रेंड उस वक्त की बड़ी बड़ी सिटीज़ ने भी फॉलो किया, जिनमें न्यूयॉर्क था, टोक्यो था या शिकागो सिटी थी। इन सिटीज़ ने भी यही सिस्टम फॉलो किया जो लंदन ने फॉलो किया, यानी अंडरग्राउंड जो नेटवर्क था, अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क था, उस तरह के नेटवर्क्स बनाने शुरू किए। अब जो ये रेलवे नेटवर्क या नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो हमने सोशल लाइफ देखी, क्या इसने सब पे इफ़ेक्ट एक जैसा डाला या फिर कुछ चेंज आई? सोशल लाइफ का इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे हम अगले टॉपिक में। तो गौर से देखिए, आपकी राइट साइड में आपको नज़र आएगा लंदन अंडरग्राउंड एडवर्टीज़मेंट फॉर गोल्डर्स ग्रीन अराउंड 1900। तो 1900 में आप इसको गौर से देखिए, ये आपको नज़र आएगा ये किस तरह से अपना एडवर्टीज़मेंट दे रहे थे। तो अक्सर ये जो प्लेसेस बनाए जाते थे, ये बनाए जाते थे वहाँ पे जहाँ पे जिसको हम स्टेशन कहते हैं वहाँ होता था। तो प्रेफर करते थे लोग आउटसाइड ही रहना सिटी के। तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आएगा। और भी कुछ चीज़ें हम दिखाएंगे आपको।
इस पिक्चर को आप गौर से देखिए, काउज ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन 1877। 1877 में आप लंदन की हालत देखिए। यहाँ पे आपको गायें नज़र आएंगी जो अक्सर ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करती थी, जो ट्रैफिक जाम करती थी। तो ये लंदन के स्ट्रीट्स थे 1877 में, यानी 19th सेंचुरी में। तो जैसे ही रेलवे नेटवर्क अंडरग्राउंड आ गया तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे भी इम्पैक्ट पड़ा। अब उतना ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा था क्योंकि अंडरग्राउंड सिस्टम था सारा। तो लंदन को इस मुसीबत से बचाने के लिए और भी क्या स्टेप्स उठाए गए वो भी हम देखेंगे। और इस नए सिस्टम का जो ये लंदन शेप हो रहा था, रीशेप हो रहा था, इससे सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ा, मैन और वीमेन की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, फैमिली लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस चीज़ को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बहुत सारी चेंजेस देखी जिनमें टेक्नोलॉजिकल चेंज भी थी, जिसमें सोशल चेंज भी थी, उनमें से सोशल चेंज हम आज डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। सोशल चेंज इन द सिटी। तो क्या सोशल चेंज आई? जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती गई वैसे वैसे सोसाइटीज़ पे इम्पैक्ट पड़ा, और ख़ास तौर पे जो फैमिली थी उस पे इम्पैक्ट पड़ा। तो 18th सेंचुरी तक जो फैमिली थी वो मोर और लेस ज़्यादा होती थी, या तो जॉइंट फैमिली होती थी या फिर न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली जिसमें पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट्स, उनके कजिन्स, और जो न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके चिल्ड्रन रहते हैं। तो पहले तो 18th सेंचुरी तक जो फैमिली होती थी वो मिलजुल कर काम करते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ खाते पीते थे। तो लगभग हम कहेंगे एक छोटा सा स्टेट होता था एक फैमिली, यानी खुद ही कमाना, खुद ही खाना पीना, सब एक साथ रहना, फैमिली रिलेशंस को मेंटेन कर रखना। लेकिन 19th सेंचुरी में कुछ चेंज आई जिसकी वजह से ये हाउस होल्ड बिखरने लगा। अब ऐसा क्या था? पहला, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एज बढ़ती गई वैसे वैसे जो लोग थे वो काम की तलाश में इंडस्ट्रीज़ में चले गए। अब इंडस्ट्रीज़ में उन्हें ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता था, कभी कभार 16 आवर्स का भी काम करना पड़ता था। तो काम करने के लिए नॉर्मली तो मैन ही जाते थे। तो ज़्यादा देर काम करने की वजह से जब वो लेट घर आते थे तो वैसली जो इंटरेक्शन था घर वालों के साथ वो कम होता था। कुछ लोगों ने रूरल एरिया से माइग्रेशन की इंडस्ट्रियल सिटीज़ की तरफ, यानी वो गांव छोड़कर इंडस्ट्रीज़ की तरफ चले गए। और ओवेसली उस वक्त वो अपने बच्चों और अपने वाइफ, यानी हम कहेंगे न्यूक्लियर फैमिलीज़, तो जॉइंट फैमिलीज़ ब्रेक होने लगी। मतलब गांव में तो जॉइंट फैमिलीज़ थी, शहर में पहुंचती वो न्यूक्लियर रह गई। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी है वो गांव में रखे गए। तो यहाँ एक ब्रेक हो गई, और महीनों तक उन्हें छुट्टी नहीं मिलती थी। उस वजह से जो कनेक्शन था, आपस में रिलेशंस थी, वो थोड़ी सी हम कहेंगे चेंज होने लगी। उस वजह से अब वो रिलेशन नहीं रही। दूसरी ओर, जैसे ही जो मेल लोग काम के लिए जाते थे तो जो फीमेल होती थी घर में वो बेचारे कांटेक्ट में ही नहीं रहते थे, क्योंकि उनका काम था घर को देखना। जो वीमेन थी वो घर को देखती, बच्चों को देखती, सब कुछ संभाल लेती घर पे। और जो मेल जाते थे बाहर वो नॉर्मली लेट आते थे या फिर ज़्यादातर वहीं पे रहते थे क्वार्टर्स में। तो इस वजह से जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशन थी उस पर जो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ने लगा, क्योंकि आपस में बहुत कम इंटरेक्शन होने लगा। लेकिन 20th सेंचुरी में और ख़तरनाक चेंज आई। पहली चेंज 20th सेंचुरी में, जैसे हमने पढ़ा वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड, उस दौरान काफ़ी मैन चले गए आर्मी में, और जो वीमेन थी वो बाहर आई घरों से और वार टाइम इंडस्ट्रीज़ में काम करने लगी, जहाँ पे वो वार के लिए गुड्स प्रोड्यूस करते थे। तो जब वो घरों से बाहर निकली, डेफिनेटली जो हाउस होल्ड अफेयर्स थे वो घर में वैसे के वैसे ही रहे, बच्चों को देखने वाला कोई नहीं था। अब ओबेसली इस वजह से अब और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। अब वीमेन भी उतने ही घंटे काम करते जितने कि मेन। तो डेफिनेटली जब ज़्यादा देर तक काम करेंगे, वापस आने के बाद उसको घर का भी काम देखना है, तो सबसे ज़्यादा काम वीमेन को करना पड़ा। पहले वो बाहर जाती थी काम के लिए ताकि वो कुछ अर्न कर सकें, फैमिली को सस्टेन कर सकें। फिर जब घर आती तो वहाँ पे काम करना पड़ता था। तो इससे लगभग लगभग 18 आवर्स या 18 से कभी 20 आवर्स तक ही काम करती थी वीमेन। तो नतीजा क्या होगा? ना अपने बच्चों को देख पाती है, ना अपने रिलेटिव्स को ढूंढ पाती है, ना ही हस्बैंड के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। तो नतीजा क्या हुआ? ये जो इनकी सोशल मैरिड लाइफ थी ये ब्रेक होने लगी।
दूसरी ओर जो बच्चे थे, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, बच्चे उन पे कोई नज़र नहीं रखने वाला था। नतीजा क्या हुआ, वो भी काम करने के लिए चले गए। अब तो फैमिली को सस्टेन करने के लिए बच्चे भी काम करने के लिए निकले, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट्स उनको एक्सप्लॉइट करते थे, यानी काम लेते थे बराबर और पैसा देते थे कम। अब उस चीज़ को छोड़कर वो क्राइम करने लगे, चोरी, डाका, चीटिंग, इस तरह के काम। तो जो टोटल सोशल लाइफ थी वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई, पूरी तरह से चेंज हो गई। तो 20th सेंचुरी में और ज़्यादा इसकी चेंज नज़र आने लगी, वो भी हम देखेंगे कैसे। अब जैसे जैसे वीमेन काम करने के लिए बाहर इंडस्ट्रीज़ में गई, तो बाद में और एक चेंज आई 19th और 20th सेंचुरी में। वो चेंज क्या थी, मशीन्स। जैसे जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स इंस्टॉल की गई, वैसे वैसे वीमेन को भी जॉब से निकाला गया। तो ऐसी एक मोमेंट स्टार्ट हो गई थी, ब्रेकिंग मशीन्स। जब वीमेन ने फिर एक टाइम पे मशीन्स को ब्रेक करना शुरू किया, क्योंकि वो समझने लगी कि ये हमारे दुश्मन है। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो वीमेन भी अब जॉब खोने लगी। अब वो जॉब के लिए जाती हैं एज सर्वेंट्स, एज मेड्स। तो जो भी रिच फैमिलीज़ थी या मिडिल क्लास फैमिलीज़ थी, वहाँ पे ये काम करने के लिए गए। तो जो पुअर क्लास वीमेन थी, वो अब इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ के बजाय जब जहाँ से वो निकाली गई, अब वो जाती हैं घरों में काम करने के लिए। सफाई करना, खाना पकाना, बच्चों को संभालना, या इस तरह के डोमेस्टिक काम करने के लिए गए। उनकी लाइफ तो वैसे ही तबाह थी। अब देखते हैं मिडिल क्लास और अपर क्लास लोगों की हालत क्या थी। जो वीमेन मिडिल क्लास और अपर क्लास की, उनकी देखते हैं। देखिए, ये जो लोअर क्लास वीमेन थी, ये किसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती थी। उनकी लाइफ उनके कंट्रोल में थी, यानी वो जो काम करना चाहते थे वो कर सकते थे, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली को सर्वाइव कराना था। जबकि मिडिल क्लास और जो अपर क्लास लोग थे, वीमेन थी, उनके लिए कोई काम ही नहीं था, क्योंकि बच्चों को पालना है तो वो वीमेन को लाती थी बाहर, जो लोअर क्लास वीमेन थी। अगर घर का काम करना है तो उसके लिए भी लोअर क्लास वीमेन थी। अगर कोई भी डोमेस्टिक काम है तो उनके लिए कपड़े धोना, वो भी उसके लिए भी लोअर क्लास वीमेन लाती थी। तो खुद ये कोई काम करने नहीं कर पाती थी। दूसरा, जो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव हम उनको बोलते हैं जो किसी तरह की चेंज नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं जैसी सोसाइटी है वैसी रहने दो, या जैसी पहले सोसाइटी हुआ करती थी वैसी होनी चाहिए। तो कंजर्वेटिव्स ने और एक प्रॉब्लम क्रिएट की। वो चाहते थे कि जो वीमेन है, ये घर से बाहर ना निकले। इसका काम है घर में ही रहना, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, फैमिली को संभालना, एक अच्छी वाइफ साबित होना, एक अच्छी माँ साबित होना, यही वीमेन का काम है, और कोई काम नहीं है। तो इस वजह से जो मिडिल क्लास और अपर क्लास वीमेन थी, वो ज़्यादातर घरों से बाहर नहीं जाती थी। यानी उनकी जो लाइफ थी वो विद इन द फोर वॉल्स ऑफ रूम थी। जिस घर में वो रहते थे, वो उनके लिए उतनी ही दुनिया थी। जबकि जो लोअर क्लास वुमेन थी, उनकी लाइफ उनसे थोड़ी सी बेटर थी, अगर हम फ्रीडम की बात करें तो। यानी लोअर क्लास वीमेन के पास फ्रीडम ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द फ्रीडम ऑफ अपर क्लास वीमेन। तो जैसे जैसे चेंजेस आती गई, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे लाइफ और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनने लगी। क्यों? पहले मशीन्स ने जॉब छीना। अब इंडस्ट्रियलिस्ट्स क्या करते हैं, जब जॉब ही नहीं मिल रहा है, मशीन्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स क्या कर रहे हैं, वो कम वेजेस देकर ज़्यादा देर तक काम कराते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही कहा, कभी 16 आवर्स तक काम चला जाता था, कभी 12 आवर्स काम चला जाता था। तो छुट्टी का तो नामो निशान ही नहीं था। वर्कर्स के लिए छुट्टी की तो थी ही नहीं। अब अगर छुट्टी थी तो हफ्ते में एक बार थी, लेकिन वो छुट्टी भी कहाँ नज़र आती थी, क्योंकि घर के काम होते थे या फिर कोई और काम होता था। तो नतीजा क्या हुआ, अब ये जो वर्कर्स थे, अब ये डिमांड करने लगे कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले उन्होंने डिमांड किया वोट फॉर ऑल एडल्ट मेल्स। जैसे उन्हें वोट मिलेगा तो गवर्नमेंट बदलेगी, गवर्नमेंट बदलेगी तो इनके लिए चेंज लाएगी। तो पहले जो वोट था, इट वाज ओनली गिवन टू द प्रॉपर्टी पर्सन्स। जिनके पास पैसा था, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, उनको वोट था। अब वर्कर्स इस तरह की डिमांड करने लगे, और जिस में ये डिमांड करने लगे, उस मोमेंट को नाम दिया जाता है चार्टिस्ट मोमेंट या चार्टिज़म। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मोमेंट थी, जिसमें सारे मेल एडल्ट्स ने, एडल्ट मेल्स जो थे, उन्होंने डिमांड किया राइट वोट। तो वीमेंस, लेकिन 1870s के बाद वीमेन जो थी, उन्होंने भी अब डिमांड्स की अपनी,
जो राइट्स होते हैं उनके लिए, वो फ्रीडम मांगने लगी। तो यहाँ दो तरह की मूवमेंट्स क्लियर नज़र आई, एक जो मेल्स ने स्टार्ट की, दूसरी जो फीमेल ने स्टार्ट की। अब जो फीमेल मूवमेंट थी वो काफ़ी लेट स्टार्ट हो गई, लेकिन मेल्स ने जो पहले मूवमेंट स्टार्ट की वो थी राइट टू वोट। एंड दूसरी मूवमेंट मैंने बोला जिसको हम चार्टिज़म कहते हैं, या जिसको वर्किंग आवर्स मूवमेंट भी कहते हैं, यानी जो हमारा काम है उसके जो घंटे हैं वो कम किए जाएं, काम करने का जो पीरियड है वो रिड्यूस किया जाए, वेजेस इंक्रीज़ किए जाए। यही मूवमेंट स्टार्ट हो गई। तो ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट हो गई? ओबियसली जब नए थिंकर्स, नए आइडियाज़, नए पॉलिटिक्स आते हैं या डेमोक्रेटिक आइडियाज़ आने लगे, वैसे वैसे ये लोग भी अपने लिए डिमांड्स करने लगे। तो 19th सेंचुरी में ये चेंज जो आई, जो ये डिमांड्स करने लगे ये लोग, इसका एक रीज़न भी था। वो था स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअलिज्म। देखिए, इंडिविजुअलिज्म अगर हम नॉर्मली डिफ़ाइन करेंगे, ये वो थ्योरी है जो डिमांड करती है लिबर्टी, राइट्स, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल, नॉट ऑफ कम्युनिटी। मतलब हर एक इंसान की अपनी एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी तभी नज़र आएगी जब उसके पास फ्रीडम होगा बोलने का, खाने पीने का, काम करने का, लाइफ जीने का, मोमेंट का। यानी हर तरह का पॉसिबल फ्रीडम जब एक इंसान को मिलता है, तभी वो ऐसा कुछ करता है कि उसकी आइडेंटिटी नज़र आती है। तो ये कुछ लोग डिमांड करने लगे कि एक इंसान को आप फ्रीडम दीजिए, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो ग्रो होगी, उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ होगी, वो अपने आप को साबित करेगा। तो पहले सोसाइटीज़ पे फोकस होता था कि सोसाइटी ग्रो होनी चाहिए, अब ये कह रहे हैं हर इंसान ग्रो होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ थिंकर्स भी इमर्ज हो गए जिन्होंने ये आइडिया दिया कि आप लोगों को प्रमोट कीजिए, इंडिविजुअल लेवल पे फोकस कीजिए, हर एक इंसान पे फोकस कीजिए। एंड दिस थ्योरी इज़ कॉल्ड एज इंडिविजुअलिज्म। इसी इंडिविजुअलिज्म की वजह से काफ़ी मूवमेंट्स भी इमर्ज हो गई, जिनमें चार्टिज़म मैंने कहा या 10 आवर मूवमेंट मैंने कहा। तो ये मोमेंट्स इमर्ज हो गई। और बाद में जो वर्कर्स की मोमेंट्स थी जिसमें वो सफ़रेज या हम कहेंगे राइट टू वोट के लिए डिमांड करने लगे। तो ये सारे मोमेंट्स इन्हीं थिंकिंग्स, इन्हीं फ़िलासफ़ीज़ की वजह से इमर्ज हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एज बढ़ती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती गई, जैसे जैसे नए आइडियाज़, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ आने लगे, वैसे वैसे लाइफ में चेंज आती गई। लेकिन जहाँ मैंने कहा कि एक फैमिली को सस्टेन करने के लिए काम की ज़रूरत थी, तो हस्बैंड वाइफ दोनों काम करने के लिए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे मशीन इंस्टॉल की गई, उनका काम भी छिन गया। अब जो लोग काम करते थे, दे आर कॉल्ड वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास के लिए ओबियसली कुछ तो टाइम होना चाहिए जहाँ पे वो रिलैक्स कर सकें, वरना पूरा हफ्ता काम करने के बाद वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो कंटिन्यू अपनी अपना जो काम है वो कर सकें, क्योंकि रेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के अब नए कंसेप्ट्स आने लगे कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये वर्किंग क्लास, जो ये लोग काम करते हैं, जो इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, मिल्स में काम करते हैं, इनके लिए कुछ ऐसा किया जाए जहाँ पे ये कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करें। तो ये लेजर और कंजप्शन हम इसको कहते हैं। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से लेजर संडेज़ क्रिएट की गई, तो संडेज़ के दिन कैसे वो हॉलीडेज़ मनाते रहे, किस तरह से मनाते थे। तो इसमें हमारा टॉपिक है लेजर एंड कंजप्शन। लेजर होता है वो रेस्ट जो काम के बगैर होता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 6 दिन काम किया हफ्ते में, तो एक दिन का हमें रेस्ट मिला, दैट विल बी कॉल्ड एज लेजर टाइम। तो जिसमें हम एंजॉय करते हैं, जो हमारा टाइम होता है, जिसमें हम रिलैक्स करते हैं। तो किस तरह से ये लोग करते थे, वर्किंग क्लास लोग या पुअर लोग किस तरह से करते थे, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं कि किस तरह के प्रोग्राम्स या किस तरह के अम्यूज़मेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे लंदन सिटी में। गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, जो भी थे वो अलग अलग थे। तो जो लंदन के अमीर लोग थे, 18th सेंचुरी में उनके लिए एक लंदन सीज़न हुआ करता था। ये प्रोग्राम होता था जिसमें करीबन 3000 या 4000 सॉरी 300 एंड 400 फैमिलीज़ एक साथ मिलकर एंजॉय करती थी। कभी ओपेरा, कभी थिएटर, कभी क्लासिकल म्यूज़िक परफॉर्मेंस, ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता था। तो ये सिर्फ एलीट लोगों के लिए था। जहाँ तक
वर्किंग क्लास लोगों का काम है, जो काम करते थे पूरा हफ्ता, उनके लिए क्या था, उनके लिए छोटे छोटे पब्स थे। पब हम बोलते हैं उन एरियाज़ को, उन प्लेसेस को जहाँ पे आप नॉर्मली, जिसको आप ढाबा कहते हैं, जहाँ पे ये लोग मिलते थे, ड्रिंकिंग करते थे या आपस में न्यूज़ शेयर करते थे, आपस में बातचीत करते थे, तो ये सब चीज़ें वो वहाँ पे करते थे। तो जो अमीर लोग थे उनके लिए लंदन सीज़न था, जबकि जो वर्किंग क्लास लोग थे उनके लिए पब्स ऑर्गेनाइज़ किए गए, जहाँ पे वो अक्सर खाते पीते बैठते, चाय पीते या शराब पीते या कुछ और पीते, इस तरह की चीज़ें करते थे। तो यहाँ से क्लियर नज़र आता है कि जो अमीर लोग हैं उनके लिए अलग सिस्टम था और जो गरीब लोग था उनके लिए अलग सिस्टम था। तो पब्स के अलावा लाइब्रेरीज़ भी बनाई गई, आर्ट गैलरीज़ बनाए गए, म्यूज़ियम्स बनाए गए 19th सेंचुरी में। तो इन म्यूज़ियम्स में, आर्ट गैलरीज़ में या फिर जो लाइब्रेरीज़ थी वहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर को जो ग्लोरीफाई किया जाता था, यानी वहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर को प्रेज़ किया जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर कितनी बड़ी है, इसकी एम्पायर कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, कितनी डेवलप्ड है। ये सारी चीज़ें वो पढ़ने के लिए या देखने के लिए जाते थे। इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें थी जो हम कहेंगे वर्किंग क्लास के लिए बनाई गई, तो वो भी देखेंगे कैसे थे वो चीज़ें। तो इन चीज़ों के अलावा, यानी लाइब्रेरीज़, आर्ट गैलरीज़, म्यूज़ियम्स के अलावा म्यूज़िक हॉल्स बनाए गए, सिनेमा हॉल्स बनाए गए 20th सेंचुरी में, जिसमें काफ़ी लोग भी जाने लगे। और ओबेसली ये भी बिज़नेस का एक ख़ास रास्ता नज़र आने लगा कुछ लोगों के लिए, यानी उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो ये बिज़नेस बन गया कुछ लोगों के लिए। तो जहाँ तक म्यूज़ियम की बात है, तो जो ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन में बनाया गया, वहाँ पे पहले 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 सिर्फ 15,000 या 16,000 लोग हर साल जाते थे देखने के लिए। तो 1810 में 15,000 तक लोग जाते थे। लेकिन जैसे जैसे फ्री टिकट बनाई गई, यानी अब कोई भी जा सकता था विदाउट पेइंग एनी मनी, कोई पैसा पे नहीं करना था, आराम से वो देख सकते थे। तो ये करीबन करीबन बढ़ते 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 काफ़ी ज़्यादा हो गया, लगभग हो गया 8,25,901, यानी 8,25,901 बाई 1846। 1846 में ये स्कोर काफ़ी बढ़ गया। तो इस तरह से हमें क्लियर नज़र आता है कि लीजर या कंजप्शन के लिए किस तरह से इन वर्किंग क्लास के लिए नई नई चीज़ें क्रिएट की गई, म्यूज़िक हॉल्स क्रिएट किए गए, सिनेमाज क्रिएट किए गए, लाइब्रेरीज़, आर्ट गैलरीज़, म्यूज़ियम्स, जैसा कि लंदन सीज़न हमने डिस्कस किया। तो ये सब चीज़ें इन लोगों को रिलैक्स करती थी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये पूरा हफ्ता काम करते थे, काम करने के बाद इन्हें थोड़ा सा रिलैक्स यहीं पे मिलता था। इसके अलावा जो है वर्किंग क्लास लोग थे, ये हॉलीडेज़ में, जब इन्हें कोई हॉलीडे मिलती थी, जब मूवमेंट स्टार्ट हो गई तो हॉलीडेज़ भी मिलने लगी, तो हॉलीडेज़ में ये जाने लगे बीच पे, यानी समंदर के सी शोर्स पे जाने लगे। तो ब्लैक पूल में काफ़ी लोग जाते थे देखने के लिए, वहाँ पे वो नहाते थे, वहाँ पे वो सन बाथ लेते थे, यानी नहाने के बाद जो सनलाइट होती है उसको सीखना, धूप में बैठना। तो करीबन करीबन 1939 में, यानी वर्ल्ड वार स्टार्ट होने से पहले पहले, करीबन 7 मिलियन लोग वहाँ बीच पे जाते थे। इससे पता चलता है कि किस तरह से इनकी लाइफ स्ट्रक्चर में चेंज आ गई। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक जो लेजर एंड कंजप्शन है ये क्लोज़ हो गया। इसमें आपने देखा कि किस तरह से लंदन सीज़न इस्टेब्लिश किया गया, आर्ट गैलरीज़ बनाई गई, और इसी तरह से लाइब्रेरीज़ को इस्टेब्लिश किया गया, फिर म्यूज़िक हॉल्स को, फिर इसी तरह से सिनेमा भी, और कुछ लोग बीच पे जाने लगे, तो हॉलीडेज़ ये सेलिब्रेट करते थे। यहाँ पे आप गौर से देखिए, आपको नज़र आएगा British industrial workers were increasingly encouraged to spend their holidays by the sea so as to derive the benefits of sun and bracing winds. Over 1 million British people went to the seaside at Blackpool in 1883. By 1939, their numbers had gone up to 7 million. पेंटिंग को आप गौर से देखिए, यहाँ आपको नज़र आएगा फेमस लंदन रिजॉर्ट, जो 1923 की पेंटिंग है, ये बनाई गई थी। प्लेजर गार्डन्स केम इन द 19th सेंचुरी टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट्स फॉर द वेल टू डू। वेल टू डू हम बोलते हैं अमीर लोगों को, जो अक्सर यहाँ जाते थे। चलिए देखते हैं गरीब लोगों के लिए क्या था। इसको गौर से देखिए, इस पेंटिंग को आपको नज़र आएगा
सेलर्स होम इन द ईस्ट लंदन, इसमें आपको नज़र आएगा। वर्किंग पुअर क्रिएटेड स्पेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट वेर एवर दे लिव्ड, जहाँ पे ये लोग रहते थे ये वहीं पे सेलिब्रेट करते थे, यानी रोड पे, स्पेसेस पे, स्ट्रीट्स पे, जहाँ पे इन्हें मौका मिलता था ये वहीं पे एंजॉय करते थे। यहाँ पे आपको डांस करते हुए नज़र आएंगे, कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग बैठकर तमाशा देखते हैं, कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। तो ये था लेजर टाइम। इसके अलावा एक और पेंटिंग आपको नज़र आएगी। यहाँ आपको नज़र आएगा एक टैवरन विथ कोच पार्कड इन फ्रंट, अर्ली 19th सेंचुरी। तो जो टैवरन होता है ये असल में एक घर जैसा होता था, जहाँ पे अक्सर जो ट्रैवलर्स है घूम फिर कर आते थे, रात को ठहरते थे, खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी, कभी उन्हें वहाँ पे वो शराब भी मिलती थी। लेकिन 19th सेंचुरी में जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क बढ़ता गया वैसे वैसे ये कोच भी ख़त्म होते गए। कोच मतलब बोलते हैं हम जो हॉर्स ड्रॉन कोच जिनको हम कहते हैं, जिसको आप टांगा कहते हैं कश्मीरी में। तो या ब्लॉक कॉट्स हुआ करती थी किसी कंट्री में, जो बैकवर्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे ब्लॉक कॉट्स होते हैं। तो आप गौर से देख सकते हैं इस पेंटिंग को कि कोच हुआ करती थी 19th सेंचुरी से पहले पहले या 19th सेंचुरी तक। लेकिन 20th सेंचुरी में जैसे रेलवेज़ आ गई तो पब्स बनने लगे। पब्स यानी स्टेशंस पे वो जगह जहाँ पे खाना पीना, शराब पीना, चाय या बातचीत करना या न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सारी चीज़ें आने लगी। तो पुराना ट्रेडिशन ख़त्म होने लगा, ये कोट्स का या टेवरन का ये सिस्टम ख़त्म होने लगा और नया सिस्टम इमर्ज होने लगा। सो दिस वाज द सोशल चेंज which was responsible which was responsible for, we can say, several changes in the family, in the society, in the leisure time, as well as in the structures of, we can say, houses or leisure times। तो लेजर टाइम्स के लिए भी चेंज नज़र आएंगे आपको। यहाँ पे नीचे लिखा है pubs came up near railway stations and bus depots। Here people could stop for a quick drink and chat। खाने पीने के लिए, कुछ चाट मसाला लेने के लिए रुकते थे। तो अब हमारे पास टॉपिक है द सिटी इन द कॉलोनियल इंडिया।